ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग को अकाउंट्स में आगे का टॉपिक जैसा कि पढ़ना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखो क्या पढ़ लिए अभी तक। हम लोग इम्पोर्टेंट बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया। हम लोग ने प्रोप्राइटर पढ़ लिया, ओके। हम लोग ने कैपिटल पढ़ लिया, व्हाट इज कैपिटल, हु इज प्रोप्राइटर, है ना। फिर हम लोग ने ड्राइंग पढ़ लिया, फिर हम लोग ने इवेंट्स पढ़ लिया, तो मेरा उसी में लगा है ना मेरा ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। देन एक्सपेंसेस क्या होता है, ओके। और टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबको पता है। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने तक के खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और अगर हम डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितने भी खर्चे हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल करने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं उन सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और रेवेन्यू में हम लोग ने पढ़ लिया था व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट या सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। फिर हमने इनकम पढ़ लिया था, इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ओके। फिर इनकम के टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। दो तरह के इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम होता है और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो हमारी इनकम होती है उसे हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं, जस्ट लाइक सेल फीस रिसीप्ट। अब हम लोग बात करेंगे क्या इनकम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई भी इनकम हमें राइज हो रहा है फ्रॉम द अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। जस्ट लाइक बैंक में पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, हम कोई परचेजिंग कर रहे हैं, वहाँ डिस्काउंट हमें मिल गया, ओके, बैड डेट्स रिकवरी हो गई, कमीशन रिसीव हो गया, तो ये सब हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगी। देन हम लोग ने बात किया था एसेट्स। एसेट्स कितने तरह के होते हैं, तो एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज अ रिसोर्स और प्रॉपर्टी, है ना, विच हेल्प अस टू अर्न रेवेन्यू, जो हमें हमारी हेल्प करती है रेवेन्यू कमाने में, ओके। फिर हम लोग ने पढ़ा था एसेट कितने क्लासिफिकेशन। सबसे पहला होता है करंट एसेट, व्हाट इज करंट एसेट। जाहिर सी बात है ऐसी एसेट जिससे हम फायदा, जो हमें फायदा देती है या फिर जो हमें हेल्प करती है रेवेन्यू कमाने में विद इन अ ईयर, यानी साल भर के अंदर अंदर जिससे हम लोग बेनिफिट कमा ले, प्रॉफिट अर्न कर ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी एसेट को हमें हम कहते हैं कि क्या, करंट एसेट। ऐसी एसेट जो हमें हेल्प करती है इनकम कमाने में विद इन अ ईयर, ओके। जिस लाइक कैश है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर है एंड बिल रिसीवेबल है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं, दोज एसेट्स बाय व्हिच वी अर्न रेवेन्यू मोर देन अ ईयर। कोई भी एसेट जिससे हम लोग मोर देन अ ईयर हम लोग रेवेन्यू कमाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं। which we cannot convert quickly into cash, है ना, is called fixed assets. Clear? Just like plant machinery, land and building, furniture and fixtures. फिर हमने tangible assets पढ़ लिया था, those assets which have physical existence is called tangible assets। यानी ऐसी एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, या फिर हम लोग पुराना डेफिनेशन है तो ये है कि which we can see and touch is called tangible assets, just like cash, stock, debtors, okay, plant machinery, land, building, furniture and fixtures. These are also called tangible assets. If we are talking about the intangible assets, now what is intangible assets? Those assets which have no any physical existence is called intangible assets. और दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं those assets which we cannot see and touch is called intangible assets, just like goodwill, patent, copyright, lease, trademark, license, etc. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल को ही हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, बाकी पेटेंट, कॉपीराइट, लीज, ट्रेडमार्क, लाइसेंस को हम लोग ने छोड़ दिया था, ओके। तो आज हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। तो गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल का मतलब सब लोग समझते हैं, द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज गुडविल। अगर हम लोग नॉर्मल सोशल लैंग्वेज की बात करें, सामाजिक भाषा की बात करें, तो उसमें कहा जाता है क्या कि गुडविल का मतलब विश्वास से है, भरोसे से है ना। और कोई भी बिजनेस की गुडविल ऐसे बढ़ती कब जाती है, जैसे जैसे वो बिजनेस पुराना होता जाएगा उसकी गुडविल और बढ़ती चली जाती है ना, उसकी गुडविल और बनती चली जाती है। तो नॉर्मली गुडविल का मतलब क्या होता है ये तो हम लोग ने देख लिया। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल लैंग्वेज में, यानी कि अकाउंट लैंग्वेज में हम लोग गुडविल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दिया है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस की जो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी होती है, भविष्य में लाभ कमाने की क्षमता को ही गुडविल कहते हैं। फिर हम लोग ने एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा था, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कितने तरह के होते हैं, तो देखो चार पढ़ा था, रैट, कैट, डॉग, रैबिट। यानी रैट का सब लोग नेचर समझते हो, रैट का नेचर क्या होता है, जाहिर सी बात है वो
जैसे ही कोई भी खतरा देखता है वो बिल के अंदर घुस जाता है। तो वैसे ही ऐसे भी नेचर ऑफ गुडविल होती है। जस्ट लाइक जो ठेले खोमचे वाले जो होते हैं, जो क्या करते हैं, घूम घूम के जो सामान जो बेचते हैं, इन लोग की जो गुडविल होती है रैट के स्वभाव की गुडविल होती है। उनके बिजनेस ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, या फिर कह लो उनकी गुडविल, उनके ऊपर कोई इतना भरोसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट कैट के स्वभाव की गुडविल होती है। कैट का मतलब समझते हो ना? जाहिर सी बात है, कैट अगर हम लोग के घर में कहीं से भी, अगर हमारे घर में चार तरफ से दरवाजे हैं एंट्री करने के, तो वो एंट्री किसी भी दरवाजे से करेगी, लेकिन उसका टारगेट होता है आपका किचन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसे दूध चाहिए, और दूध कहाँ मिलता है? किचन में। तो इसलिए वो किचन की तरफ टारगेट, यानी प्लेस उसका फिक्स है। मकान मालिक चाहे कोई भी चेंज हो जाए, मकान मालिक मैं रहूँ कोई और रहे, किचन वहीं रहेगा। तो फाइनली बिल्ली का टारगेट भी वही है। तो इस तरह से कैट के नेचर की गुडविल क्या होती है? जहाँ पे प्लेस की वैल्यू हो। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं प्लेस की वैल्यू से। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में गोलघर है, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, लखनऊ में अमीनाबाद है। तो इस तरीके से बहुत, हजरतगंज है। तो वहाँ पे ये सब एरिया एक ऐसे एरिया है जहाँ पे अगर आप अपनी शॉप खोल लें तो चलने लगेगी। दैट मीन्स प्लेस की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है प्लेस की वैल्यू। तो जहाँ प्लेस की वैल्यू होती है, इस तरह की गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं? कैट के नेचर की गुडविल। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डॉग। डॉग, कुत्ते के स्वभाव की गुडविल का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, यानी कि कुत्ते का मतलब जैसे ही नाम आता है दिमाग में तुरंत आता है एक शब्द, वफादार। तो डॉग जाहिर सी बात है वफादार होता है। आप जहां जहां जाओगे आपकी गुडविल वहां वहां जाएगी। जैसे रिलायंस, टाटा, इन लोग की गुडविल है। अब जाहिर सी बात है जियो, आप लोगों को याद होगा जब कुछ साल पहले जब जियो जब लॉन्च हुआ था, उस समय हम लोग जियो की सिम ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए थे। अगर जियो की ऑफिस कहीं गली कूचे में थी, हम वहां पहुंच जाते थे। दैट मीन्स प्लेस की कोई मतलब नहीं है सर, नाम की वैल्यू है। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे उनकी गुडविल क्या है? डॉग के नेचर की है। आप जहां जहां जाएंगे गुडविल आपके साथ जाने वाली है। नेक्स्ट, रैबिट। रैबिट के नेचर की गुडविल। रैबिट मतलब खरगोश। अब जाहिर सी बात है खरगोश के नेचर की गुडविल क्या? खरगोश का नेचर क्या होता है? जाहिर सी बात है वो थोड़े आलसी टाइप के होते हैं। दौड़ते तो तेज है, फुदकते तो तेज है, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी जो नेचर होता है ना, वो आलसी टाइप के होते हैं। आपने एक स्टोरी भी बचपन में पढ़ा होगा, कछुआ और खरगोश की जो स्टोरी, उसमें फाइनली रेस होता है और फाइनली जीतता कौन है? कछुआ। क्यों? क्योंकि रैबिट तो दौड़ के आगे पहुंच जाता है, लेकिन वो थक जाता है और फाइनली वो सोने लगता है। तो ये जो दिक्कत है रैबिट की, दैट मीन्स क्या? आलसी। तो सवाल उठता है सर यहाँ पे गुडविल से क्या इसका संबंध है? तो ऐसे समझ लो ना, गुडविल क्या क्या है? जैसे आपकी कॉलोनी में जो शॉप होते हैं, वो निर्भर है किसके ऊपर? निर्भर है, वो आपके ऊपर निर्भर है। रैबिट भी आप अगर पाले होगे तो आप अगर उसको छोड़ भी देते हो, बहुत दूर नहीं जाते, वापस आ जाती है, क्योंकि उसको पता है खाना यहीं पे मिलना है। तो उसी तरीके से इस तरह के बिजनेसमैन होते हैं जो कॉलोनी की शॉप्स की जो होते हैं ना, कॉलोनी वाले जो शॉप्स होते हैं, उनको पता है उनके कस्टमर सिर्फ कॉलोनी वाले हैं, कोई बाहर मार्केट से उनके यहाँ नहीं सामान खरीदने आने वाला है। तो वो डिपेंड है, वो निर्भर है। जैसे वो खरगोश निर्भर है आपके ऊपर, वैसे ही ये भी निर्भर है किसके ऊपर? कॉलोनी के लोगों के ऊपर। तो इस तरह की भी गुडविल होती है। ठीक है। तो फाइनली नेचर ऑफ गुडविल में रैट, कैट, डॉग, रैबिट, ये चार तरह के नेचर ऑफ गुडविल हम लोग ने पढ़ लिया। फिर हम लोग को आज जो हम लोग को थोड़ा सा और स्टडी करना, व्हाट इज कॉप पेटेंट। पेटेंट किसे कहते हैं? तो अगर हम बात करें पेटेंट, कोई भी नया इन्वेंशन, या यहाँ ध्यान रखना जब हम पेटेंट शब्द का यूज करते हैं तो यहाँ पे इन्वेंशन की बात हो जाती है। तो व्हाट इज इन्वेंशन? कोई भी नई चीज अगर खोजी जाती है तो उसको आप अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लीजिए कि वो आपने खोजा है। ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हम बात करें एलईडी, ओके, जो एलईडी बल्ब आई है, जाहिर सी बात है किसी ने इसको रिसर्च किया, देन जा करके एलईडी आया। तो जिसने भी एलईडी से ही पहले आपको पता है जो नॉर्मल बल्ब था, एडिसन, उसने बनाया था। तो जाहिर सी बात है जिसने भी इन्वेंशन किया वो उसको, उस फॉर्मूले को अपने नाम पे पेटेंट करा लेता है, रजिस्टर करा लेता है। अब क्या होता है, एलईडी अगर सपोज करो एलईडी आपको बनाना है, एलईडी बल्ब बजाज को बनाना है, तो बजाज हमसे वो फॉर्मूला लेगी। वो बिना मेरे परमिशन से के एलईडी का प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती है। फिलिप्स को भी एलईडी का चाहिए परमिशन, तो वो भी मेरे से फॉर्मूला लेगी। देन हम क्या करेंगे, हम उससे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे कि मेरे को पर आपकी सेल का इतना परसेंट हमें चाहिए, तो वो आपको हमें देना पड़ेगा, बिकॉज पेटेंट हमारे पास है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, टार्जन द वंडर कार। तो टार्जन द वंडर कार जब एक मूवी आप लोगों ने देखी थी, उसमें याद होगा, उसमें फिल्म का जो हीरो था वो था अजय देवगन ना। तो उसने एक कार बनाई थी। तो वो जो कार जो था उसका डिजाइन उसके पास था। फाइनली वो क्या करना ही चाहता है, वो उसको अपने नाम पे पेटेंट नहीं कराता, वो जा करके उसको बेचना चाहता है।
तो जो विलेन होते हैं उसकी जो फॉर्मूला होती है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फाइनली उसको मार्केट में बेचने से पहले ही बेच देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और अगर उस फिल्म में अजय देवगन ने अगर उस टार्जन जो कार था उसका अगर फॉर्मूला अगर उसको अगर अपने नाम पे पेटेंट करा लिया होता तो उसके साथ ऐसा होता ही नहीं, ना तो वो मूवी बनती। बात समझे कि नहीं समझे? खैर वो सब फालतू की बातें हैं। तो बात समझ रहे हो ना? पेटेंट, अगर आपने कोई चीज इन्वेंट किया तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लो कि ये मैंने इन्वेंशन किया है, तो फिर आपका हो गया प्रॉपर्टी। बात समझे ना? वो आपकी प्रॉपर्टी होगी और बिना आपके परमिशन के वो फॉर्मूला वो चीज कोई और बना नहीं सकता है बिना आपकी परमिशन के, ये ध्यान रहे। तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट। तो पेटेंट से बहुत सारे लोग बहुत कमाते हैं। एलईडी जिसने भी इन्वेंट किया होगा, आज जो जो कंपनियां एलईडी बना रही हैं, जितना सेल हो रहा है एलईडी का उसका एक सर्टेन परसेंट उसके पास जा रहा है, तो वो कमा रहा है और कई सालों से कमा रहा है। बात समझे? तो दैट इज पेटेंट। तो पेटेंट समझ में आगे सब लोग को? तो पेटेंट क्या होता है? कागजों में होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है। जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है ये पेटेंट कहाँ से हम लोग को लेना होता है? इसके लिए एक इंटरनेशनल पेटेंट राइट IPR है, वहां पे जाकर के आप इसको अपने आप पे रजिस्टर्ड करा सकते हो। ठीक है ना? इंटरनेशनल पेटेंट राइट। तो ये भी एक तरह की क्या है? फिक्स्ड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, जो होती तो है बट दिखती नहीं है। कॉपीराइट। नाउ व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट ज्यादातर आपने देखा होगा बुक्स में शब्द ये यूज होता है, और कहाँ देखा होगा? जब मूवीज की बात होती है, मूवीज म्यूजिक है ना, इन सब की बात होती है, तो आपने देखा होगा कि बुक्स के ऊपर साफ साफ स्टार्टिंग में लिखा होता है दिस बुक इज कॉपीराइट। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, मैं एक बुक दिखाता हूँ। ये जो बुक है ना, अब मैं होम पे आता हूँ तो यहाँ देखो ये जो न्यू एरा है बिजनेस अकाउंटिंग यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो लिखा होगा सर्कल में सी जो दिख रहा है ना, विद द न्यू एरा इंस्टीट्यूट, प्लस का जो कॉपीराइट है इनके पास है इस बुक की। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस बुक आपने लिखी है ना? तो अब आपसे बिना परमिशन लिए कोई उसे छाप नहीं सकता। ये वैसी ही बात हो गई जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसकी? पेटेंट की, है ना? जैसे मान लो चेतन भगत राइटर का नाम सबने सुना है, तो चेतन भगत ने कोई नई बुक लिखी, तो जैसे वो बुक लिखता है ना, वो बुक की कॉपी नहीं बनाता। बात समझे कि नहीं समझे? वो बुक की कॉपी नहीं बनाता, वो सिर्फ एक बुक लिखता है। इसके बाद बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, जस्ट लाइक PPP पब्लिकेशन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, और इस तरह के बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं जो आपके पास आते हैं। ओके, इनके पास आ जाते हैं कि भाई हम आपकी बुक्स को कॉपी करके बेचेंगे मार्केट में। ठीक है ना? तो कॉपीराइट, अब ये जो है ना, उसकी कॉपी बनाने का अधिकार किसको देते हैं? चेतन भगत। ये चेतन भगत जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करो उन्होंने दे दिया साहित्य भवन पब्लिकेशन को, तो साहित्य भवन पब्लिकेशन जब भी उसकी बुक सेल करेगी उसका एक सर्टेन परसेंट जाहिर सी बात है चेतन भगत को चाहिए। सपोज करो 30%, यानी कि अगर बुक है 1000 की, तो 300 रुपीज किसको चाहिए? चेतन भगत को चाहिए पर बुक सेल होने पे। और ये जो 300 रुपीज ले रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। ध्यान रखना, कमीशन नहीं बोलते हैं, 30% कमीशन नहीं है, 30% इज रॉयल्टी, बिकॉज चेतन भगत इज द ओनर ऑफ द बुक्स, क्योंकि उस बुक का ओनर है। इसी तरह से मूवीज के केस में होती है, मूवी कैसेट जो होते हैं ना, उसकी कॉपीराइट होती है। अगर टी सीरीज को मैंने दिया कॉपी बनाने का अधिकार, तो सिर्फ टी सीरीज बना सकती है, सोनी या कोई और सीडीज पे या उस पे क्या नहीं कर सकते, वो कॉपी बना ही नहीं सकते हैं टी सीरीज के अलावा। सिर्फ टी सीरीज ही कॉपी बनाने का उसके पास अधिकार है। तो कॉपीराइट भी समझ में आ गया। तो कॉपीराइट भी एक तरह का एसेट होता है। अगर मान लो मैंने बुक लिखी, आपने फिल्म एक देखी होगी बागबान, तो बागबान आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें क्या होता है? अमिताभ बच्चन एक बुक लिखता है और फाइनली गलती से वो किसके हाथ में पहुंच जाता है? पब्लिशर के हाथ में पहुंच जाता है। और पब्लिशर क्या करता है? उसकी बहुत सारे कॉपीज बनाता है ना, और उसे बेचता है, और उसके बाद अमिताभ बच्चन को चेक दिए जाता है ना, कि सर जी ये तो अभी चेक लिया। और उसमें डायलॉग उसमें कहता है क्या, कि जैसे वो चेक देता है कहता है ये क्या है साहब? तो कहता है ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखिए आपका बागबान कितना गुल खिलाती है। दैट मीन्स वो जो उसे रॉयल्टी जो मिल रहा था, वो किस बात का मिल रहा था? वो उसकी कॉपीराइट का पैसा था सर। और उसे कब तक मिलेगा? जब तक उसकी बुक बिकेगी। दैट मीन्स जो कॉपीराइट होता है ना, वो भी एक तरह का एसेट है। और कैसी एसेट है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। नाउ नेक्स्ट हम लोग कॉपीराइट के बाद आगे बात करेंगे लीज, है ना? व्हाट इज लीज? तो लीज बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा रेंट। रेंट जो होता है ना, वो मंथली होता है।
लेकिन जब यही हम क्या कर लें, हम 3 साल के लिए आपकी जगह को हम लोग किराए पे ले रहे हैं और 3 साल का हम एक साथ आपको पेमेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड लीज। जब लॉन्ग टर्म पे अगर हम कोई चीज अगर रेंट पे ले रहे हैं ना, कोई जमीन, खासकर इस कहाँ क्या चीज ली जाती है, लैंड हो गया या फिर सपोज करो बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, करने के लिए तो कार भी लीज पे ली जाती है। पहले जब कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे तो बैंक उन कंप्यूटर भी लीज पे लिया करती थी। बात समझे कि नहीं समझे, कुछ भी लीज पे ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म जब हम लंबे समय के लिए कोई चीज किराए पे लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लीज। बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर मान लो मेरे को बिजनेस करना है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब मैं सोचूं कोई दुकान खरीदूं फिर उस पर बिजनेस करूं, तो 10 लाख में नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दुकान को लीज पे लेता हूँ। तो लीज पे क्या होता है, कम खर्चे में मेरे को जगह मिल जाती है और मैं बाकी का पैसा अपने गुड्स में बिजनेस में लगा सकता हूँ। ठीक है ना। तो लीज इज ऑल्सो एन एसेट। अगर मैंने कोई जमीन 10 साल के लिए लीज पे ले ली है तो जाहिर सी बात है वो 10 साल तक वो जमीन मेरी रहेगी, मैं उस पर कुछ भी करूँ। जस्ट लाइक आपने देखा होगा ईंट के भट्ठे वाले, जितने भी ईंट के भट्टे वाले होते हैं वो सभी लोग जमीन, जैसे उन्हें मिट्टी चाहिए होती है, मिट्टी से वो ईंटें बनाते हैं। अब वो मिट्टी उन्हें कहाँ से, जाहिर सी बात है वो जमीन खरीद के तो मिट्टी निकालेंगे नहीं, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं उनकी जमीनें वो लीज पे लेते हैं, किराए पे। और फाइनली वहां से एक उसमें हालांकि एक लॉ भी है लैंड एक्ट में कि भाई आप जमीन को 4 फीट या 5 फीट ऐसा कुछ है, उतने से ज्यादा आप गड्ढा नहीं खोद सकते हैं। तो उतना गड्ढा वो लोग खोदते हैं और उससे मिट्टी निकालते हैं और फाइनली वो ईंटें बनाते हैं। तो दैट इज लीज। तो लीज बहुत फेमस है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लीज भी एक तरह का क्या है, ये एक तरह का इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, कई साल आप तक कमा रहे हो। नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज ऑल्सो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क। आप देखियो, अगर सपोज करो जैसे आपने देखा होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जब इलेक्ट्रॉनिक का आप लोग सामान खरीदते हो तो आप एक चीज जरूर देखते हो, क्या चीज, उसके ऊपर आईएसआई का ट्रेडमार्क हो, है ना। हेलमेट खरीदते हो तो हेलमेट के पीछे भी आईएसआई का ट्रेडमार्क, जैसे मेरे पास ये हेलमेट देखो है, ये हेलमेट के पीछे अगर आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है रितिका, तो देखो आईएसआई का ट्रेडमार्क लिखा हुआ है ना। तो ये आईएसआई का ट्रेडमार्क जो लिखा 4151, तो ये ट्रेडमार्क लग गया तो जाहिर सी बात है ये हेलमेट बहुत तेजी से बिकता है। क्यों, क्योंकि इसको माना जाता है कि हाँ जो क्वालिटी इसमें बोली जा रही है वो है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में भी हम लोग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि आईएसआई ट्रेडमार्क होना चाहिए। ठीक। मान लो मैंने अब कोई प्रोडक्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक का, अब उसमें क्या है, उसमें मैंने आईएसआई का ट्रेडमार्क नहीं यूज किया और मैं उसे बेच रहा हूँ, बिक ही नहीं रहा है, लोग ज्यादा खरीद ही नहीं रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोग देख रहे हैं आईएसआई का ट्रेडमार्क नहीं है। फिर मैं गया ट्रेडमार्क के ऑफिस में कि मेरे को आईएसआई ट्रेडमार्क चाहिए ताकि मेरा भी प्रोडक्ट बिके तेजी से। तो मैं क्या किया, मैंने गया आपका ट्रेडमार्क लिया और फिर फाइनली अब मेरे सारे प्रोडक्ट में मैंने ट्रेडमार्क लगा दिया आईएसआई का, अब मेरा प्रोडक्ट बिकने लगा। तो आईएसआई का ट्रेडमार्क जो मैंने लिया उसमें सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए खर्च हुए, तो 1 लाख रुपए जो मेरा खर्च हुआ वो मेरे उस ट्रेडमार्क की कॉस्ट हुई। ठीक है। और ध्यान रखिए वो एक तरह की एसेट है क्योंकि उससे फायदा हम कई सालों तक कमाने वाले हैं। नेक्स्ट है लाइसेंस। तो देखो यहाँ पे लाइसेंस का मतलब क्या होता है, सब लोगों को पता है। लाइसेंस का मतलब होता है रिटन रिटन परमिशन है टू डू समथिंग। बात समझे कि नहीं समझे। और रिटन परमिशन टू डू समथिंग हम लोग कह सकते हैं। तो अगर आपको आपको पता बहुत सारे ऐसे बिजनेस है होते हैं जिन बिजनेसेस को करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक मेरे को गन शॉप खोलना है, ओके गन, तो जाहिर सी बात है अगर गन शॉप खोलना है तो, या फिर कह लो अगर आपको मेडिसिन की शॉप खोलनी है, ड्रग स्टोर खोलना है, तो भी आपको क्या चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आपको सिनेमा हॉल खोलना है तो लाइसेंस चाहिए। सर जी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए लाइसेंस के, आपको पेट्रोल पंप खोलना है सर, बिना लाइसेंस के तो आप पेट्रोल पंप खोल नहीं सकते। बात समझे। आप कभी पेट्रोल पंप गए हो, अपने पेट्रोल भराया आपने अपनी गाड़ी में, कभी देखा क्या लाइसेंस, नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है वो अगर खुला है तो उसके पास लाइसेंस होगा ही होगा। दैट मीन्स लाइसेंस इनटेंजिबल होता है, दिखता नहीं है बट होता है। ठीक है। और उस लाइसेंस के बेसिस पे वो पेट्रोल पंप आज नहीं कई सालों से प्रॉफिट कमा रहा है। सो उसकी वो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो मेरे ख्याल से हम लोग ने सारे इनटेंजिबल एसेट्स को कवर किया, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लीज, ट्रेडमार्क, ओके एंड लाइसेंस ऑल्सो हम लोगों ने ये कवर कर लिया। तो ये सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ध्यान रहे पेटेंट किसके लिए यूज होता है, इन्वेंशन के लिए। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है ना,
इन्वेंशन की हो तो उसको आप रजिस्टर्ड कर लो। कहाँ पे? आईपीआर में। आईपीआर मैंने बताया क्या होता है, इंटरनेशनल पेटेंट राइट एक्ट, वहां पे जाके रजिस्टर कर लो अपने उस फॉर्मूले को। कॉपीराइट्स मैंने बोल दिया बुक्स मूवीज के केस में। लीज मैंने बोल दिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या अपने लैंग्वेज में, लॉन्ग टर्म रेंट यू कैन से, अपने लैंग्वेज में। ये ध्यान रखें, किसी के सामने बोलेंगे नहीं, अब बस आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ट्रेडमार्क मीन्स क्या होता है, एनी, ये क्या हो सकता है, अगर हम बात करें ये एनी कोई सिंबल हो सकता है, सिंबल हो सकता है ना, और टेक्स्ट हो सकता है, कोई टेक्स्ट, जस्ट लाइक टाटा में टी ए लिखा होता है, तो सिंबल हो या कोई टेक्स्ट हो, ठीक है ना, दैट इज द ट्रेडमार्क, जो किसी कंपनी को या किसी विश्वसनीयता को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे टी ए अगर आपने देखा होगा, ये टाटा हो गया है ना, टाटा कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेस्टिंग एसेट्स भी हम लोग ने पढ़ लिया था। ऐसी एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर एग्जॉस्टिंग इन नेचर, जो एक समय के आप जो पृथ्वी से आप दोहन किए जा रहे हो, एक समय के बाद वो खत्म होने वाली है ना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट लाइक ऑयल वेल, कोल माइन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। तो ये सब क्या है, एग्जॉस्टिंग एसेट्स हैं, वेस्टिंग एसेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग ने एसेट्स कवर कर लिया। अब एसेट्स के बाद हमें अगला क्या पढ़ना था, अगला हमें टॉपिक पढ़ना था लायबिलिटी। अब एसेट कवर करने के बाद लायबिलिटी जरा समझते हैं। तो व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी किसे कहते हैं सर जी? लायबिलिटी का मतलब होता है एनी अमाउंट विच वी बोरो विच वी बोरो, एनी अमाउंट विच वी बोरो, जो भी अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं, इज कॉल्ड लायबिलिटी। बात समझे? तो एनी अमाउंट विच वी बोरो और विच वी हैव टू पे। बात समझे कि नहीं समझे? एनी अमाउंट विच वी बोरो, जो हम उधार ले रहे हैं, या फिर कह लो विच वी हैव टू पे, जो हमें चुकाना है, इज कॉल्ड लायबिलिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। किसी को इसमें कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं समझे? ओके, सो यह ध्यान से देखिएगा, एनी अमाउंट विच वी बोरो, जो हम उधार ले रहे हैं, या फिर कह लो विच वी हैव टू पे, जो हमें चुकाना है, इज कॉल्ड लायबिलिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। अब लायबिलिटी होते कितने तरह के होते, जो हमें दूसरों को देना है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के कितने तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है करंट लायबिलिटी, फिर एक क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज की बात करें तो दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, करंट लायबिलिटी में और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में? ऐसी लायबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, ऐसी लायबिलिटी जो हमें साल भर के अंदर अंदर चुका देनी है। वी कैन से दोज लायबिलिटी which we have to pay within a year is called current liability। बात समझे कि नहीं समझे?
ऐसी लायबिलिटी जो हमें साल भर के अंदर अंदर चुका देनी है, उसी को हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन सी लायबिलिटी होती है जो हमें साल भर के अंदर अंदर चुका देनी होती है? जस्ट लाइक अगर कोई भी क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई ऐसा खर्चा जो बकाया लगा रखा है हमने, ठीक है ना, जैसे बिजली का बिल मेरे घर में आ गया लेकिन अभी तक मैंने दिया नहीं है, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि सर जी हम उसका पेमेंट कब तक करेंगे? जल्द से जल्द अगले महीने तक कर देंगे, तो साल भर से ऊपर तो जाएगा ही नहीं सर। ऐसे खर्चे, ऐसे लायबिलिटी जो हमें साल भर के अंदर अंदर चुका देनी है, या फिर कह लो शॉर्ट टर्म लोन, कोई छोटे समय के लोन हमने ले रखे हैं 6 महीना, या फिर सपोज करो कोई हमने उधार किसी अंकल से मांग रखा है या फ्रेंड से ले रखा है, तो उसको 1 से 2 महीना 3 महीने में चुका दोगे। या फिर कह लो सैंड्री क्रेडिटर, जो सैंड्री क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर समझते हैं ना, जिनसे हम उधार माल खरीदे हैं। तो मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लोगों से उधार माल खरीद रहा हूँ, तो मैं कितने दिन तक, कब तक परचेज किया रहूंगा, कब तक उधार कर मतलब नहीं चुकाऊंगा उसको? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो कहने को मुझे 3 महीने के अंदर अंदर तो दे ही देना है। तो इस तरह की लाइबिलिटीज को हम लोग कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि हमें साल भर के अंदर अंदर उसका पेमेंट कर देना है। या फिर कह लो कोई भी टैक्स, तो कोई भी टैक्स साल भर से ऊपर का नहीं होता है। जैसे लाइक हम लोग ने याद है, आपको पता है जीएसटी, तो जीएसटी जाहिर है गवर्नमेंट का जो भी है, या इनकम टैक्स देखो साल भर के अंदर अंदर चुका देना होता है। तो ये सब टैक्सेस जो, ये सब जो है कंपनी कब तक चुका देगी? साल भर के अंदर अंदर तक चुका देगी। तो इस तरह की लाइबिलिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जो हमें, या फिर कह लो करंट लाइबिलिटी, जो हमें विद इन ईयर हमें चुका देना है। सवाल उठता है सर टेल मी व्हाट इज, ये बताइए क्या होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? तो चलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को समझ लेते हैं। सेम डेफिनेशन होगा, दोज लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे, विच वी कैन पे, लिख देता हूँ, वी कैन पे, ठीक है ना, मोर देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी समझ गए सब लोग? ऐसी लाइबिलिटी विच वी हैव, विच वी कैन पे, जो हम पे कर सकते हैं मोर देन अ ईयर, इज कॉल्ड, ऐसी लाइबिलिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब सर लगता है सर इसमें आएगा क्या? तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा आपका हाँ, सबसे पहली चीज तो आ जाएगी लोन, है ना। तो जब भी लोन शब्द दिमाग में आता है, या तो मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिख दिया था, लेकिन लोन शब्द जैसे ही दिमाग में आता है तुरंत हिट करता है, सर इट इज लॉन्ग टर्म। ओके, लंबे समय के ही होते हैं लोन। बिजनेस लोन लिया 4 साल 5 साल आराम से लोग चुकाते हैं, दैट इज बिजनेस लोन। जैसे पता है लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, टर्म लोन होते हैं, है ना। तो ये सब हो गए। और क्या हो सकता है सर? डिवेंचर, डिवेंचर भी एक तरह का लोन है जो पब्लिक से हम लोग लेते हैं। तो लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, है ना। बॉन्ड भी एक तरह का एग्रीमेंट होता है, हम सामने वाले से पैसा लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कितने समय के बाद तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, और जब तक वापस नहीं करते तो इंटरेस्ट देंगे। तो ये सब डिवेंचर बॉन्ड्स में ये सब आता है। ठीक है, रिजर्व, रिजर्व इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। रिजर्व देखो तैयार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम हर साल क्या करें, प्रॉफिट का पूरा पैसा ना खा जाए, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम रिजर्व करें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो रिजर्व इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, इतना काफी है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमने समझ लिया, करंट लाइबिलिटीज में हम लोग ने समझ लिया। अब बारी आती है किसकी? अब अगला टॉपिक आज का वो है सैंड्री डेटर। ठीक है ना, तो आज हम लोग ये 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, सैंड्री डेटर, और कौन सा टॉपिक करने वाले? सैंड्री सैंड्री डेटर और सैंड्री क्रेडिटर। ठीक है, अब देखो डेटर और क्रेडिटर का मतलब क्या है जरा समझिएगा। डेटर का मतलब, डेटर को कई लोग क्या कहते हैं? डेटर को कई लोग कस्टमर कहते हैं, या फिर कई लोग तो कंज्यूमर भी कहते हैं। अगर हम क्रेडिटर की बात करें तो इन्हें कई लोग क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं, या फिर कई लोग क्या कहते हैं? सप्लायर कहते हैं। ठीक, वेंडर जिनसे हम उधार खरीदते हैं वही हमारे लिए क्रेडिटर है।
बात समझे कि नहीं समझे? हम लोग ऐसे शब्द लगाते हैं। क्रेडिटर कौन हो सकता है? वेंडर या सप्लायर ही हो सकता है, ठीक है। डेटर कौन हो सकता है? डेटर कौन हो सकता है? कस्टमर या कंज्यूमर ही होगा, ठीक। इसको अगर हम समझना चाहें तो इस पेज पे हम लोग समझते हैं, ठीक। इंसर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि मैं एक छोटा सा पिक्चर में बना रहा हूँ, मैं सोचा आप लोग को अपनी पेंटिंग दिखा दूँ मैं कैसे पेंट करता हूँ। ठीक है ना। तो ये मैंने एक पिक्चर बनाया और इसको मैं क्या करने वाला, ग्रुपिंग। चलिए एक छोटा सा पिक्चर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं, ये सपोज करिए मेरा बिजनेस है, ठीक है। ये हमारा बिजनेस है। अब एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो मेरे को फैक्ट्री चाहिए, मैं कोई फैक्ट्री ले लेता हूँ। ओके, ये फैक्ट्री ले लेता हूँ। काफी बड़ा आ गया, कोई नहीं, इसको रैप टेक्स्ट करें पहले। ठीक है, ये पिक्चर आ गई हमारी, इधर भी इधर भी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एक और पिक्चर हमें चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बना दिया कस्टमर, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, डेटर क्रेडिटर को समझना बहुत जरूरी है, और जिसको इसको जितने अच्छे से आप समझ जाएं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो इस डेटर वो इस क्रेडिटर अकाउंटिंग में खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे कस्टमर, चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हु इज डेटर हु इज कस्टमर, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज तो हमें ये बताना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कस्टमर को और सप्लायर को डिफाइन करने वाले हैं। हम लोग डिफाइन करने वाले हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम लोग बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मान लो मेरा क्या है, बिजनेस है, ठीक है। ये मेरा बिजनेस, ठीक। तो ये मेरा बिजनेस हो गया। अब मुझे जाहिर सी बात है गुड्स चाहिए, तो बताओ गुड्स मैं किससे खरीदूंगा? गुड्स मैं खरीदूंगा सप्लायर से। तो सप्लायर कह लो या फिर कह लो क्या, वेंडर कह लो। तो हु इज वेंडर? तो ये हमारे क्या है, सप्लायर या वेंडर है, जिस फैक्ट्री से मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, ये हमारे क्या है, सप्लायर है, ठीक। इनसे हम लोग क्या खरीदते हैं, इनसे हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। तो बिजनेस हमें जो गुड्स सप्लाई करता है, तो इनसे हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, क्लियर। इनसे हम लोग गुड्स पहले खरीदते हैं, खरीदने के बाद फिर इसी गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो जैसे तो हम बेचते किसको है गुड्स, हम बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। इनको किसे के क्या कहेंगे, इनको जाहिर सी बात है इनको हम लोग कस्टमर कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, कंज्यूमर, ठीक है। तो कई लोग कस्टमर बोलते हैं, कई लोग कंज्यूमर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है हम पहले गुड्स खरीदेंगे देन बेचेंगे,
तो यानी हमें पहले क्या करना, अगर हमें बिजनेस करना है तो हम पहले क्या करेंगे, गुड्स को पहले क्या करेंगे, परचेज करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे हम लोग, सेल करेंगे। ये ना ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब गुड्स को खरीदना और बेचना। तो जो देखो हम जिससे भी, अब इसकी देखो डेफिनेशन क्या निकले, वेंडर या सप्लायर किसे कहते हैं, जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारे वेंडर सप्लायर, और जिनको हम गुड्स बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं। तो अब यह ध्यान रखना, अगर हम इन्हीं वेंडर या सप्लायर से उधार गुड्स खरीदते हैं, इन्हीं वेंडर या सप्लायर से उधार गुड्स खरीदते हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर हम ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, जो परचेज है ये परचेज हम कैसे कर रहे हैं, अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, क्रेडिट समझते हैं ना, उधार, उधार अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो यही जो वेंडर है, यही जो सप्लायर है, यही वेंडर और सप्लायर क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे, यही हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। अगर हम किसी भी वेंडर से अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तब उसी वेंडर को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं सब लोग? चलिए ठीक है, तिरछी लाइन है, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग समझ जाओ बस। अब हम लोग बात करेंगे क्या, हम सेल किसको करते हैं, कस्टमर को। तो कस्टमर ही हमारे क्या हो सकते हैं, डेटर। वो किस केस में, अगर हम इनको क्या करते हैं, उधार बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं कस्टमर्स को, तो यही कस्टमर हमारे क्या कहलाएंगे, यही कस्टमर हमारे कहलाएंगे डेटर। बात समझे कि नहीं समझे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, डेटर कहलाएंगे, ध्यान रहे। फिर